Bam 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 bam. सुन तो सुनाए कहानी एक किरदार की ही जुबानी, उलझी सुलझी है ये हर घड़ी, पल है कुछ से रुमानी, पल है कुछ से दीवानी, बहका बहका सा है हर कोई, कैसे फिर बतलाए क्या है ये फुलझड़ी, कैसे फिर सुलझाए उलझी हुई हर कड़ी। तो आओ फिर सुन लो यहाँ the story of a PhD, philosophical drama, 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 a PhD. Hey शिवानी, हेलो। हाय श्वेता, श्वेता ज्वाइन कर चुकी है। रूपाली हाय, हाय सुकन्या। धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा रुकते हैं। ओके, हेलो दोस्तों। मैं अमोघ अपर्णा महेशचंद्र मेरी दोस्त सुकन्या के साथ एक नया शो लेकर आ रहे हैं हम, पीएचडी द फिलोसॉफिकल ड्रामा। पीएचडी, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर थोड़ी हैं जो खाकर मर जाऊंगा। गुलजार साहब की लिखी हुई इन पंक्तियों के साथ मैं आज का ये शो शुरू कर रहा हूँ। पीएचडी एक बहुत अनोखा प्रोसेस है, एक एक अलग स्ट्रगल है, अलग जोन है, और एकेडेमिया में ये सबसे बड़ी डिग्री है। तो इसको पाने के लिए या जो लोग इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं वो किस तरीके से इस प्रोसेस को देखते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, किस तरीके से उन्होंने अपना काम किया है, ये जानने की कोशिश है ये नया टॉक शो। कहानियाँ दोस्तों, कहानियाँ, हम सबको कहानियाँ बेहद पसंद है। फिर वो चाहे किसी किताब में पढ़ी हुई कहानी हो, या कोई कहानी हो जो हम फिल्म में देखते हैं या किसी नाटक में देखते हैं, या वेब सीरीज में, या फिर दोस्तों के साथ की गई गॉसिप की कहानी। हम सबको, इंसान को कहानियाँ बड़ी पसंद है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो कहानियाँ जो मेरी नानी मुझे मेरे बचपन में सुनाया करती थी। मेरे दृष्टि से पीएचडी ये एक कहानी है, एक किरदार की कहानी जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाता है, और उसी कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए, उसी कहानी को समझने के लिए हम हर बार किसी न किसी किरदार को यहाँ आमंत्रित करने वाले हैं। और मुझे बेहद खुशी है आज के हमारे पहली कहानी के किरदार को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, जो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं आइसर पुणे से यशवंत कुमार। मैं उनको इस कॉल में ऐड करने की कोशिश करता हूँ, अभी वो यहाँ पे हैं। और यशवंत ज्वाइन कर चुके हैं। हाय अमोघ। हेलो यशवंत, हाय अमोघ। आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे सुनाई दे रही है। आप अगर अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस नए टॉक शो में एज अ फर्स्ट गेस्ट आने के लिए। हम्म। अ, बहुत मुश्किल काम है पहला गेस्ट बनकर आना, और उससे भी मुश्किल काम है अपनी पीएचडी के बारे में दुनिया को बताना। तो ये
जानते हुए भी मैं आप आए हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, और कहाँ कहाँ का बैकग्राउंड है आपका? मैं बिलोंग करता हूँ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में है। और मेरी एमएससी तक की पढ़ाई वहीं से हुई है। ओके। और वो पल याद है आपको, जब आपने सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है, पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करना है? वो पल याद है आपको? अ, वास्तव में जब मैंने 11th 12th में एडमिशन लिया था, उसी समय मैं ट्यूशन के लिए एक सर के पास जाता था, इंद्रजीत कुमार। और उसी समय से मुझे लगा था कि मुझे भी लेक्चरर बनना है। और इसीलिए ग्रेजुएशन में मैं उसकी तैयारी करता था, और उसी समय कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मुझे नेट का एग्जामिनेशन निकालना है और उसके बाद पीएचडी करनी है। ओके। और फिर ये प्रोसेस प्रोसेस कैसा रहा कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स देख रहे थे एप्लीकेशन के लिए, या ये कैसा रहा प्रोसेस? हाँ, तो इंटरव्यू की अगर बात हो तो मैंने पीएचडी के लिए सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए थे। और एक इंटरव्यू मेरा एमटेक के लिए था, आईआईटी दिल्ली में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग के लिए। पहला इंटरव्यू मेरा पीएचडी का आईआईटी इंदौर में था, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और उसके बाद मेरा दूसरा ये इंटरव्यू था आईसर पुणे में, जो कि ठीक दूसरे दिन था आईआईटी दिल्ली के एमटेक इंटरव्यू के। तो पहली बार मैंने हवाई यात्रा की थी, और हवाई यात्रा मतलब रात भर में मैं पुणे पहुंचा था दिल्ली से, अगले दिन 9:30 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके। मैंने सुना है आपकी आपकी जो जो सिलेक्शन था आइसर पुणे में, वो बहुत ही एक रोचक कहानी उसके पीछे भी, अगर आप शेयर करना चाहे वो कहानी। तो रोचक तो थी ये घटना, क्योंकि एमएससी में मेरा जो मेजर था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। और नेट के एग्जाम के बाद के जो 3 महीने 4 महीने, जो कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं, मैंने जम करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, चाहे वो क्लैडन हो चाहे कैरेथर हो। और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर था कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पीएचडी करनी है। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था आईसर पुणे में, तो उस दिन करीबन 400 स्टूडेंट्स आए हुए थे। और वहाँ पे उनमें से 400 स्टूडेंट्स में से इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम हो रहा था। इंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रेफरेंस था सब्जेक्ट का, उसको रोल नंबर के आगे लगाना था। तो मेरा रोल नंबर था 453, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रेफरेंस था वो था नंबर 3, जिसे मुझे अपने रोल नंबर के आगे लगाना था। मतलब मेरा रोल जी। नंबर होना चाहिए था 3453। लेकिन गलती से मैंने क्या किया, मैंने रोल नंबर के पीछे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रेफरेंस डाल दिया। इसलिए मेरा जो रोल नंबर हो गया वो हो गया 4533। तो ओएमआर सीट का जब ओएमआर सीट को जब इवेलुएट किया गया, तो उसने रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब रोल नंबर का पहला लेटर जो रिपोर्ट था, उसको लेकर के मेरा इंटरव्यू का पैनल फिजिकल केमिस्ट्री सेट हो गया। और फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरव्यू पैनल जब सेट हो गया, तो इस बात की जानकारी मुझे शुरुआत में नहीं थी, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू उस एंट्रेंस एग्जाम में। और लगभग मैंने 27 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया था, और मुझे लग रहा था कि कम से कम 24 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। लेकिन जब लिस्ट में नाम निकला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उस लिस्ट में शुरू से लेकर के लास्ट तक में मेरा नाम नहीं था। और मैं जब तक समझता कि आखिर मेरा नाम क्यों नहीं है, तब तक मेरे साथ एक और जो दोस्त इंटरव्यू के लिए आया हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए, उसने मुझे आवाज दी, यशवंत तुम्हारा नाम तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिस्ट में है। तो मैंने देखा फिजिकल केमिस्ट्री का लिस्ट, और फिजिकल केमिस्ट्री का लिस्ट देखने पर मैंने देखा कि मेरा नाम फिजिकल केमिस्ट्री के लिस्ट में है। जब तक मैं समझ पाता कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिस्ट में मेरा नाम कैसे गया, तब तक मेरे दोस्त ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिस्ट के सामने से आवाज दी, बोले यशवंत तेरा नाम यहाँ पे भी है। मैं पूरा अचंभित था। मैं वहां पे फिर से गया, मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर, मेरा नाम वहां पे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैनल पे है। तो उस समय मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने दिया, और इन्होंने नाम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे निकाल दिया। तो वहां से फिर मैंने क्या किया कि मैंने
सीधे अपना एप्लीकेशन जो भी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे लेकर के मैं तुषार के पास गया। तुषार जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है, और उनको कहा कि सर मेरा तो ये रोल नंबर जो था 3453, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया गया था, आप लोगों ने इसे फिजिकल केमिस्ट्री में निकाल दिया। और तुषार ने मेरी इस बात को सुन करके इतने मोटे डॉक्यूमेंट से कुछ छानबीन करना शुरू की, और छानबीन करने के बाद उन्होंने एक लड़के का फॉर्म निकाला और कहा कि ये फॉर्म तो इस लड़के का है, तुम कैसे इंटरव्यू देने के लिए आ गए। अब इसे देखने के बाद मेरा माथा पूरी तरह से घूम गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो तुषार के ऐसे डांटने के बाद मैं वहां से वापस चला गया, और आधे घंटे 1 घंटे तक सोचता रहा कि आखिर ये जो मैंने एग्जाम दिया तो इस लड़के का रोल नंबर यहाँ पे कैसे अपीयर हो रहा है। तो फिर मैंने 1 घंटे के बाद मैंने सोचा कि क्या वो लड़का रिपोर्ट किया है यहाँ या नहीं। तो मैं फिर से तुषार के पास गया, मैंने कहा कि सर आपने जिस लड़के के बारे में बताया है, क्या उस लड़के ने रिपोर्ट किया है आपको। तो तुषार ने कहा नहीं, रिपोर्ट तो नहीं किया है। तो इसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, और फिर हिम्मत आने के बाद मैंने स्ट्रेस दे करके कहा सर ये मेरा ही रोल नंबर है, मैंने ब्लैक इंक से लिखा है, आप प्लीज छानबीन कराइए। तो उस समय अनिर्बान हाजरा सर जो कि यहीं पे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में फैकल्टी है, उन्होंने मेरी मदद की, और अंततः ये वेरीफाई हो गया कि ये रोल नंबर मेरा ही है। लेकिन फिर मुझे बोला गया कि अब तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री का ही इंटरव्यू देना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम नहीं दे सकते हो, क्योंकि फाइनल्स बन चुके हैं और इंटरव्यू के लिए लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। तो मतलब आप बड़े ही एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिसिप्लिन से फिजिकल केमिस्ट्री के पीएचडी में घुस गए। फिजिकल केमिस्ट्री के डिसिप्लिन में मैं घुस गया, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन था, लेकिन मेरी रुचि फिजिकल केमिस्ट्री में भी थी। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं एमएससी कर सकता था, लेकिन मेरा जो हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है हजारीबाग में, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं था। तो ऐसा भी नहीं था कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों मुझे अच्छे लगते थे, तो इसीलिए हो गया सिलेक्शन। तो मुझे लगा चलो फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी करते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है ये ट्रांसफर। और फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में ही पीएचडी शुरू की, और पहले कुछ सालों का एक्सपीरियंस बताइए कि क्या क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, कोर्सेस हो या वो रिसर्च की तरफ पहला कदम होता है, वो कैसा रहा आपका। तो अगर मैं झारखंड में खास करके अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के परिवेश की बात करूं, तो मतलब हम लोगों के झारखंड में रिसर्च की फील्ड में जाने का उतना क्रेज नहीं है। वहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, रेलवे, लेकिन रिसर्च के लिए बहुत ही कम क्रेज है। तो और वहाँ की जो पढ़ाई भी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली में हो गया, तो उसके कंपैरिजन में पढ़ाई थोड़ी सी कमतर होती है। मतलब वहाँ के सिलेबस और स्टूडेंट्स का भी ओरिएंटेशन, खास करके मेरा भी, मैं भी पहले उस कैटेगरी में ही था कि स्टूडेंट्स का भी ओरिएंटेशन इस तरह से रहता है कि एक सर्टेन सिलेक्टेड सिलेबस है, इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को रट लो और रटने के बाद एग्जाम में अपीयर हो जाओ। मेरा भी ओरिएंटेशन लगभग ऐसा ही था। तो यहाँ आने के बाद मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। इसमें दो चीजें थी जो मुझे लगता है कि जिसके कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई पहले साल में और दूसरे साल में। ये दिक्कतें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो भी करने दिया जाता था उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज को समझना हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो, कोई क्लास करना है, तो वहां पे क्लास के माध्यम में एक दिक्कत हुई, अंग्रेजी माध्यम में। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के कारण जो फ्लुएंसी थी, वो फ्लुएंसी चाहे वो बोलने की हो या समझने की हो, वो मेरे में उतनी अधिक नहीं थी। तो जिसके कारण शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाइज कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ओके, तो मतलब लैब फिर भी काफी सेटल था, लेकिन
जो कोर्सेस लेते हैं उसमें आपको एडजस्ट होने में वक्त लगा? हाँ, उसमें एडजस्ट होने में वक्त लगा, क्योंकि पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ये हम लोगों के जो एमएससी का स्ट्रक्चर था उससे बिल्कुल अलग था। कोर्सेज का माध्यम जो था अंग्रेजी था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए, तो जिसके कारण मुझे शुरुआत में कुछ दिक्कत हुई और मुझे उसमें अडेप्ट करने में उसमें कुछ टाइम लगा। और फिर मुझे कुछ वो टाइम याद होगा आपको कि पीएचडी का जो पीएचडी क्या है, ये एक रियलाइजेशन हो जाता है हम सबको कि बाहर से जब आते हैं तब पीएचडी कुछ अलग अलग नजर आती है, और जब उस फेज में आ जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि पीएचडी क्या है, वो कुछ फेज आपको याद है? उसमें आपको कैसा फील हुआ था? क्या लगा था आपको? हाँ, शुरुआत में ऐसा था कि मतलब मेरे लिए पीएचडी ऐसा ही था कि जैसे कि एक सर्टेन सिलेक्टेड प्रोटोकॉल्स होंगे कुछ लैब में, उन प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, सेमेस्टर वाइज कुछ एग्जाम्स होंगे, उनमें अपीयर होना है, और जैसे एमएससी कंप्लीट हुई वैसे ही मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जब यहाँ आया तो फिर लगा कि नहीं, मतलब स्थिति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ऐसी चीजों को पढ़ना है जो कि किताबों में नहीं है। अभी तक स्कूल कॉलेजेस एमएससी में हम लोग उन चीजों को पढ़ते हैं जो कि वेल स्टेब्लिश्ड रहते थे, और वेल स्टेब्लिश्ड रहने के कारण आप उसको रख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एग्जाम में अपीयर हो जाइए। पीएचडी में मुझे लगा कि मुझे ऐसी चीजों के साथ डील करना है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है साइंस के वर्ल्ड में अभी, और मतलब उनके एक्सप्लेनेशन और उनको स्टेब्लिश करना है। तो इस तरीके की पढ़ाई थोड़ी मेरे लिए अलग थी, तो उस समय रियलाइज हुआ कि हाँ, चीजें उतनी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं करता गया और सीखते सीखते आ गया। और अगर मैं बात करूं कि जो भी टेक्निक्स, चूंकि अगर मैं बात करूं कि पीएचडी में क्या हुआ, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जी और मेरा यहाँ सिलेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में हुआ था। मेरी जो जी गाइड थी बिल्कुल। मेरी जो गाइड थी डॉक्टर मृणाली पुरानिक, वो फिजिसिस्ट थी, और मेरा काम पूरा का पूरा बायोलॉजी का चल रहा था। तो अच्छा। स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब था, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब था। मुझे लग रहा था ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो रहा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के, मतलब केमिस्ट्री से लेकर के फिजिक्स से लेकर के बायोलॉजी, सब कुछ। तो इंटरडिसिप्लिनरी लैब था, लेकिन हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी लैब होने का अपना कुछ फायदा भी मिला। अलग अलग लैब्स में एक्सपोज होने का मौका मिला, वहाँ पे अलग अलग साथियों से बात करने का मौका मिला। जहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात थी, तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही डब्बे थे, गोल थे, कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आइसर के मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बायोलॉजी ज्यादा आता नहीं था, क्योंकि बायोलॉजी की पढ़ाई मैंने कभी की नहीं है। लेकिन हाँ, बायोलॉजी के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा दिक्कत भी मुझे नहीं हुई, और मुझे लगता है कि बायोलॉजी के अधिकांश एक्सपेरिमेंट मैं अब कर भी सकता हूँ। और इनमें जो भी मेरे फ्रेंड्स थे और कुछ सीनियर फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और एक चीज का फायदा मुझे मिला कि मैं बातें बहुत करता हूँ सब लोगों से, किसी से भी बातें कर सकता हूँ, और इस बात करने का भी फायदा मुझे मिला, क्योंकि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं और किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में दिक्कत होती थी, तो मैं वैसे लैब में चला जाता था जिसमें मेरा कोई वैसा दोस्त हो और उसे इस चीज की जानकारी हो। तो चाहे वो बायोलॉजी लैब हो, चाहे वो फिजिक्स लैब हो, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, कहीं पे भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हर लैब में मेरे कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो इन एक्सपेरिमेंट्स में मेरी मदद किए। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सिखाना हो, चाहे प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करना हो, चाहे खुद उनके हाथों से एक्सपेरिमेंट करना हो, उन्होंने सब तरह से मेरी हेल्प की। तो उनको भी मैं थैंक यू आपकी कहना चाहूंगा। इस बात से आपकी इस बात से मुझे दो दो पहलू बहुत अधोरेखित होते हैं, अंडरलाइन होते हैं कि एक तो है इंटरडिसिप्लिनरी काम कर पाना, जो आजकल हम देखते हैं कि हर जगह बहुत जरूरी है कि आप किसी एक विषय को पकड़कर नहीं चल सकते। मान मान लीजिए आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, तो ये बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। तो हम्म। ये एक आपके अभी जो बात की आपने उससे सामने आया। और दूसरी बात है नेटवर्किंग। आपने कहा कि आपका हर एक लैब में, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक दोस्त था, तो बड़ा आसान था आपके लिए कहीं से भी कोई भी मदद पा लेना। जी हाँ। तो ये करते वक्त जब नई नई चीज ढूंढते हैं आप,
जो हम रिसर्च में काम करते हैं कि आप नया कोई एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, या आपने जैसे कहा आपको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती थी, तो स्क्रैच से पढ़ाई करना कितना मुश्किल है इस एज में, जहां पर हमने मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम आगे आ चुके हैं, तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना कितना मुश्किल है? एक्चुअली अगर आप स्क्रैच से बात करें तो स्क्रैच से शुरू करना मुश्किल नहीं है। अगर आप सीधे ओके। एडवांस लेवल से शुरू करना चाहें तब थोड़ी सी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि स्क्रैच से शुरू करना चाहिए। बेसिक्स को समझना चाहिए और उसके बाद फिर आप वो भी कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के होंगे। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी कि जो मुझे समझ में नहीं आती थी, या जिन चीजों को अगर पढ़ भी लिया जाए तो भी कॉन्सेप्ट तो समझ में आता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट ना होते थे या फिर उसके कुछ भी सॉल्यूशंस ना निकलते थे। तो वहां मेरा ऐसा मुझे लगता था कि कॉन्सेप्ट तो मेरा बिल्डअप हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट में डेप्थ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट में डेप्थ लाने के लिए उसमें डूबना पड़ता था। आप बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर उस थ्योरी से आपका काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें डेप्थ की कमी है। और डेप्थ में जाने के लिए आपको डुबकी लगानी होगी एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के तरह तरह के जो फेल्यूर्स हैं वही आपको सिखाएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करना कैसे है। जैसे कि एक आदमी है जो एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स अगर एक बार में हो जाते हैं, और दूसरा आदमी जो है उसके एक्सपेरिमेंट से हर स्टेप्स पे गड़बड़ी होती है और 3-4 दिनों के बाद अगर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो जो 3 दिनों का जो फेल्यूर है उसका एक्सपीरियंस एक दिन के सक्सेस से कुछ ज्यादा है। तो क्योंकि ये जो फेल्यूर वाला आदमी है ये सभी चीजों को ट्रबल शूट कर सकता है, उसके सामने आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसके पास सॉल्यूशन रहेगा, या उसके दिमाग में ये चीज कौंधेगा कि ये गड़बड़ी जो है ये गड़बड़ी क्यों हुई होगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो आपको फेल्यूर्स का भी सामना करना पड़ेगा, और इस तरह से आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब जगह पहुंच सकते हैं। फेलियर्स बहुत जरूरी है तो सीखने के लिए। जी एक एक बहुत बड़ा कनेक्शन है पीएचडी और मेंटल हेल्थ को लेकर, और दुनिया भर में ये रिसर्च हो चुका है कि जो ग्रेजुएट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कई बार डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया इनके थ्रू जाते ही जाते हैं। एक ना एक फेज आ जाता है पीएचडी में जब स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ के वजह से तकलीफ में रहते हैं। तो अगर आप बताना चाहे या आपकी राय देना चाहे इस बात पर कि क्या क्या होता है ये फेज, और ये किस तरीके से डील किया जाए, इससे कैसे मोटिवेशन रखा जाए इस दौरान? हाँ, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, तो इस बारे में मेरा मानना यह है कि पानी को कितना भी गर्म किया जाए पानी ठंडा हो जाता है। ओके। तो बहुत सारे डिप्रेशन वाले सिचुएशन आते हैं पीएचडी में, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन चाहे कितना भी गर्म हो, कितना भी ऊंचे लेवल पे हो, वो डाउन होगा। और अगर आप चीजों को साझा करते हैं दूसरों से, सोचते हैं कि मिस्टर ए से सॉल्यूशन पूछ लो, मिस्टर बी से सॉल्यूशन पूछ लो, मिस्टर सी से सॉल्यूशन पूछ लो कि मेरे डिप्रेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे। और ये कोई चीज जरूरी नहीं है कि मिस्टर ए, बी और सी का जो सिचुएशन था, जो डिप्रेशन का सिचुएशन था या कंडीशन था, वो आप पे भी लागू होगी। तो अगर आपको उन डिप्रेशन से सीखना है, समझना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ना उसका वजह क्या है उस डिप्रेशन का, उसको ढूंढना होगा। और उस डिप्रेशन का वजह ढूंढने के बाद आपको उस पर वर्कआउट खुद करना होगा। 10 लोगों से मोटिवेशन लेने से ज्यादा अच्छा है कि मोटिवेशन अपने अंदर से बटोरा जाए। अपने अंदर से बटोरने के बाद जो भी डिप्रेशन का वजह है उसको खत्म किया जाए। लेकिन ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन लो हो ही जाता है। तो अगर आप बताना चाहें आपके टाइम पे अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ है और फिर उस टाइम में आपने क्या किया, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन रख पाना
ऐसे विषम परिस्थितियों में बहुत मुश्किल है। मैं खुद से बात करता था। ओके। जब भी डिप्रेशन मुझे फील होता था, मैं अपने रूम पे चला जाता था, सारी लाइट्स ऑफ कर देता था, और फिर मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी की गाड़ी आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझसे अगर ये पर्टिकुलर काम क्यों हो नहीं रहा है तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद चाहे मोटिवेशन देने वाला कुछ भी मोटिवेशन दे दे, आखिर में डिप्रेशन आपका आपके काम से ही दूर होना है। तो आप जितना काम करते चले जाएंगे, आपका डिप्रेशन का लेवल कम होते जाएगा। जैसे आप आज का काम अगर कल पे छोड़ देते हैं, कल का काम परसों पे छोड़ देते हैं, तो एक सप्ताह में आपके काम का ढेर इतना हो जाएगा, और डिप्रेशन का जो लेवल है वो भी इससे ज्यादा दुगना हो जाएगा। लेकिन काम जैसे जैसे धीरे धीरे कम होते जाएगा, डिप्रेशन का लेवल भी धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि, हाँ, एक हद तक जो काउंसलर्स होते हैं या फिर कोई जो फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको आपको आपकी काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, दोस्तों के साथ रहने से दूर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, काम तो पीएचडी में आपको ही करना है। जी। आपके दोस्त आकर के नहीं करेंगे, कोई काउंसलर आकर के नहीं करेंगे। तो जहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं करेगा, वहाँ पे डिसिप्लिन काम करेगा, कि रोज सुबह लैब आकर के रात में रात होने से पहले काम खत्म करके जाया जाए। तो शुरुआत में मेरा यही होता था कि मैं लैब आ जाता था 10 बजे, काम करना शुरू करता था, लेकिन शाम को 6 बजे तक भी मुझे रियलाइज होता था कि कुछ भी इफेक्टिव काम नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि मेरा दिलो दिमाग कंफ्यूजन में घिरा हुआ रहता था, इधर उधर टाइम स्पेंड हो जाता था और कुछ भी काम नहीं होता था। और फिर दिन का काम रात में शिफ्ट हो जाता था, और रात में शिफ्ट होने की वजह से रिसर्च वाइज भी ये गलत था, और हेल्थ वाइज भी ये चीज गलत था। तो कुल मिलाकर के उसको सुधारने के लिए मुझे अपना शिफ्ट चेंज करना पड़ा। मैंने रात को काम करने की आदत छोड़ दी और उसके फिर दिन में काम करने लगा। और फिर मुझे लगा कि हाँ, एक समय के बाद जब काम होने लगा, तो काम होने के बाद फिर धीरे धीरे मेरे डिप्रेशन का लेवल भी कम होने लगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि आखिर आपको पीएचडी ही करनी है, और पीएचडी आपके काम पे ही मिलने वाली है। तो आपको अपने काम को ही जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो अगर लगातार काम किया जाए, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाए, अगर आपसे काम नहीं होता है कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स, तो उसको करने के लिए क्या टेक्निक्स चाहिए, ठीक है, उसके करने के लिए क्या कुशलता आप में चाहिए, क्या आपको डेवलप करना है, वो आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी किसी लेवल पे आपको अपना काम अपने हाथ में भी लेना पड़ता है। मे बी एक सीनियर लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो ये जरूरी है कि आप सुपरवाइजर या अपने लैब कलीग्स पर डिपेंडेंट ना होते हुए खुद का काम खुद के हाथ में लेकर अ, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए खुद से ढूंढे प्रोटोकॉल्स, या क्या करना है एग्जैक्टली आप खुद सोचें। ये कितना जरूरी है आपके हिसाब से? पीएचडी एक लर्निंग का फेज है। तो अभी मैंने पहले पॉइंट में कही है कि मैंने जो भी सीखा है वो अपने दोस्तों से पूछ पूछ करके सीखा है। तो ये जस्ट एक जैसे बाइक या स्कूटर को किक मार के स्टार्ट करने के जैसा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, अगर आप उस फील्ड के नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, कलीग्स की मदद ले सकते हैं, सुपरवाइजर की मदद ले सकते हैं। आपके स्कूटर को वो स्टार्ट कर देंगे किक मार करके, ठीक है। लेकिन आगे स्कूटर स्टार्ट होने के बाद उसे गियर में कैसे डालना है, एक्सीलेटर कैसे लेना है, संभालना कैसे है, ये सीखना आपका काम है। एक बार किक स्टार्ट होने के बाद अगर आपको कोई टेक्निक नहीं आती है, तो आपको उसके स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो शुरुआत जी। में सुपरवाइजर, कलीग, फ्रेंड्स किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक्स के लिए सही है, गाइड करेंगे। क्योंकि कोई भी काम अगर नया है तो शुरुआत करने में झिझक महसूस होती है, थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे डिस्कस करने से या उनसे पूछने से थोड़ा सा एक साहस भी मिलता है कि ये काम अब मेरे से हो सकता है। और दूसरी चीज, आगे फिर उस चीज का ज्ञान को हासिल करके उसमें आप कुशल भी हो सकते हैं। तो ये कुशलता आपके काम करने पर डिपेंड करेगी कि आप कितना पढ़ते हैं। अगर आप पूरी तरह से फ्रेंड्स पे डिपेंड हो जाएंगे कि नहीं 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 हर बार तुम मेरा एक्सपेरिमेंट तुम ही कर दो ना, तो फिर वो भी सही नहीं रहेगा, ना आपके लिए ना तो आपके फ्रेंड। तो बात ये थी कि जैसा हमारा काम होता है, आपने कहा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी जाओ लैब और दिन भर काम करके वापस आओ। तो लॉन्ग आवर्स एक हमेशा से एक कंप्लेंट रहता है हर पीएचडी स्टूडेंट का, कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे बिताने पड़ते हैं लैब में।
तो इसमें फिजिकल जो हमारा एक्सरसाइज हो या फिजिकल मेंटेनेंस हो, ये नहीं हो पाता है। हम्म। तो इसके लिए आप क्या करते थे, और आपकी क्या हमेशा कोशिश रहती थी फिजिकली फिट रहने की? फिजिकली मैं कभी फिट नहीं रहा हूँ अमोक, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा था कि मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी थी। मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हर समय घबराहट रहती थी। और ये सारा का सारा चीज़ था एक तरह से थोड़ी सी लापरवाही रिसर्च को लेकर के। और दूसरी चीज़ थी कि रात को जग करके काम करना। तो एक समय के बाद मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और मुझे काम करने में, चीज़ों को समझने में, किसी से इवन किसी की बातों का रिस्पॉन्स देने में, ये सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे दिन भर मेरा दिमाग बिल्कुल भारी भारी रहता था, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और कहीं ना कहीं इसकी वजह थी मेरा रात को जग करके काम करना। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। पीएचडी में जो भी चल रहा है रिसर्च, उसके लिए बाकी चीज़ों को गौन करना सही नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने वजन को कम करने की कोशिश की, और रात को जागना मैंने छोड़ दिया। तो मैं उसके लिए सिंपल एक्सरसाइज, योगा और रनिंग और वॉकिंग किया करता था, सुबह या फिर शाम को। कभी कभी ऐसा होता था फिजिकली फिट रहने के लिए कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम लोगों को सुबह जाना है और 1 घंटे का काम करना है। लेकिन सुबह अगर शेड्यूल बिजी हो गया, या फिर नींद नहीं खुली, तो फिर हम लोग बोलते हैं छोड़ो, रहने देते हैं, आज तो लेट हो गया। 7 बजे जाना था लेकिन अभी 8 बजे मेरी नींद खुल रही है। तो इस जी। समय जब भी होता था तो मैं सुबह के बदले शाम को वॉकिंग पे जाता था। शाम को मतलब जिस भी समय टाइम मिल जाता था मैं वॉक पे निकल जाता था। अगर मैं रनिंग को कंटिन्यू नहीं भी रख सका तो मैंने वॉकिंग को कंटिन्यू रखा, और डेली कम से कम 15,000 स्टेप्स तो मैं चल ही लेता था। जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि पीएचडी लाइफ में या रिसर्चर की एकेडेमिया में इन जनरल पर्सनल लाइफ नाम की चीज रहती नहीं है। हम एक तरीके से मोहताज हो जाते हैं पीएचडी और हमारे काम की। अ, तो ऐसे माहौल में, ऐसे प्रोसेस में अपने अलग अलग हॉबीज को मेंटेन करना या उनके लिए समय निकालना, या मैं थिएटर बैकग्राउंड से भी हूं, तो जो थिएटर में हम कहते हैं कि किसी भी किरदार को निभाने के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए इंसान को। तो हम्म। ये लैब के लिए कितना पॉसिबल है कि आप लैब से बाहर आए और लैब के बारे में या काम के बारे में बात करना या उसके बारे में सोचना बंद कर दे कुछ समय के लिए, और किसी अन्य हॉबी हो या किसी और चीज में अपना मन रिझाए? ये कितना मुमकिन है और कितना जरूरी है आपके हिसाब से? तो पीएचडी के शुरुआती सालों में मैं अपनी किसी भी हॉबीज के लिए टाइम नहीं निकल पाता था। मैं सुबह से लेकर के शाम तक एक्सपेरिमेंट्स और कोर्स वर्क में ही बिजी रहता था। और आपको पता ही होगा कि पीएचडी के कुछ सालों के बाद मैंने एक सेकेंड लैब में जो मेरा अभी का लैब है, डॉक्टर अमृता हाजरा लैब, उसमें मैंने ट्रांजिशन लिया। जी। यहाँ पे अ, मैंने अपनी कुछ हॉबीज को एंजॉय किया, जैसे कि कहानी लिखना, कविता लिखना। इन सब चीज़ों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा समय निकाला कभी कभी। और और हेल्थ वाइज उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ आपके काम पर? आपको और अच्छा लगने लग गया कि आप समय निकाल पा रहे हैं, कुछ कहानियां लिख रहे हैं या कुछ कविताएं लिख रहे हैं? ये मेंटली इम्पैक्ट अच्छा रहा इस बात का? हमेशा से अच्छा रहा। मतलब जो भी मेरी हॉबीज है, मेरी हॉबीज में सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छी हॉबी जो मेरी है, मतलब जिसका पैशन है मुझे, वो है एक्टिंग। और एक्टिंग के लिए मैंने मतलब मैं क्लास 4th से ही एक्टिंग करता हूँ, स्कूल में, कॉलेजेस में। आइसर में आने के बाद मुझे शुरुआत के कुछ सालों तक मौका नहीं मिला था। लेकिन बाद में फिर मुझे मौका मिला स्टेज पे नाटक करने का, और फिर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद लोग भी मुझे ज़्यादा जानने लगे। तो इसलिए एक तरह से अच्छा ही लगा मुझे। और टाइम तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो दोनों चीज पैरेलल लेकर के चला नहीं जा सकता है।
तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा काम को। इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा, ये आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम कंटिन्यूसली लैब और हमारे रिसर्च के बारे में सोचे। एक अगर हॉबी कुछ हो, वो अगर करे तो उसका इम्पैक्ट हमारे रिसर्च के काम पर भी अच्छा ही होता है। हम्म। तो इम्पैक्ट अच्छा ही रहा, क्योंकि ये जो एक्टिंग वाला था ये कभी भी साल भर का प्रोग्राम तो है नहीं, जैसे कि पीएचडी का 5 साल का प्रोग्राम है, उसके पैरेलली 5 साल मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। तो एक्टिंग के लिए जो भी टाइम निकालना है, वो जो भी शेड्यूल होगा, वो टीम के साथ डिसाइड होता है, और साल भर में कुछ टाइम जाता है, लेकिन ओवरऑल मैनेज हो जाता है वो। तो इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बात हो गई कि आप अपनी हॉबीज के लिए समय निकाल रहे हैं कुछ। तो जैसे आप कहीं घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, मैं मूवी देखने के लिए नहीं जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अगर साल भर में हर महीने एक एक मूवी देखने के लिए जाता हूँ, 2-2 4-4 घंटे बिता करके, तो अगर उसको मैं छोड़ दूँ तो मैं यहाँ पे उस टाइम को मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे असंतोष हो भी रहा है कि मेरा टाइम अगर मेरी इस हॉबी के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि अच्छा। बाकी लोगों से हॉबीज मेरी अलग है। तो बाकी लोगों की जो हॉबीज है, उनसे मेरी हॉबी अलग होने के कारण मुझे लगता है कि मैंने अपनी हॉबी पे टाइम इन्वेस्ट किया है, और वो सही है। अच्छा। एक एक कुछ आखिरी सवालों में से कुछ सवाल है कि अब आप इस मुकाम पे आ चुके हैं कि आप बहुत जल्दी आपकी पीएचडी खत्म हो जाएगी। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके डेफिनेशन में, ये कोई क्लीशे डेफिनेशन नहीं मांग रहा हूं मैं, लेकिन आपके डेफिनेशन में क्या कहानी है ये पीएचडी की? क्या है ये पीएचडी आपके हिसाब से? लर्निंग, इट इज ए लर्निंग है लर्निंग सिर्फ? प्रोसेस। हाँ, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। आप यहाँ पे सीखते हैं बहुत कुछ। पीएचडी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको पीएचडी के बाद एक ऐसे चीज को संभालना है, या पीएचडी में भी आप एक ऐसे चीज को संभाल रहे हैं जिसपे एक साइंस कम्युनिटी का विश्वास टिका हुआ है। साइंस कम्युनिटी में एक बदलाव एक पीएचडी स्टूडेंट्स के थ्रू या एक पीएचडी सुपरवाइजर के थ्रू आने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब अस्तित्व है, लेकिन उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और हम लोग उस फिजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो चीज अगर टफ है, तो हम लोग का एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है इसमें। तो कंट्रीब्यूशन अगर जा रहा है और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट साइंस कम्युनिटी पे पड़ना है, तो इस लर्निंग प्रोसेस को सीखने में टाइम लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे लोग आते हैं, सीखते हैं, अगर परफेक्टनेस नहीं है उनमें तो वो परफेक्ट बनते हैं, और पीएचडी के ये 5 साल आदमी को बहुत चेंज करते हैं, उसको सही शेप देने के लिए, चाहे उसका थॉट प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे उसका फ्यूचर प्लान हो या कुछ भी हो। पीएचडी के ये 5 साल लोगों को सिखाते बहुत कुछ है। पीएचडी में संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष आगे कहीं ना कहीं फायदा देगा, क्योंकि जो लोग संघर्ष करेंगे वही मजबूती पाएंगे, और जो लोग संघर्ष नहीं करेंगे उनमें मजबूती नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं पीएचडी आपको एक्सपोज कर रही है एक लर्निंग प्रोसेस के लिए, जो आपको एक तरह से मजबूत बना रही है, चाहे वो आपका फिजिकल लेवल हो, 18-18 घंटे काम करके, 10-10 घंटे काम करके, चाहे वो मेंटल लेवल हो। आज के कष्ट कल की खुशियों में परिवर्तित हो सकते हैं। मुझे आज मुझे के बड़ा संकट। अच्छा लगा, आपने बहुत सिंपली सिंपली डिफाइन किया कि लर्निंग है पीएचडी, एक लर्निंग है अलग अलग लेवल पे। मुझे ये बहुत खूबसूरत डेफिनेशन लगा आपका पीएचडी का। अ, किसी और को, अब आप ऐसे सीनियर पोजीशन में हैं आपकी, जरूरी है कि आपके पास लोग आते होंगे, जूनियर्स आते होंगे पूछने के लिए कि हम पीएचडी करें ना करें, कहाँ से करें, किस विषय में करें, कैसे करें। तो इतने संघर्ष से जाने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, हालांकि सफलता भी है, लेकिन ये स्ट्रगल है जैसे आपने कहा। आप रेकमेंड करेंगे लोगों को पीएचडी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे पास दो पहलू है।
पहला पहलू ये है कि पहले पहलू को बताने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग देखा देखी में बहुत सारी चीज करते हैं। जैसे कि गांव में मैंने देखा है कि कभी आर्मी का पोस्ट निकला, आर्मी की वैकेंसी निकली, हम्म। आ, या पुलिस की वैकेंसी निकली, तो पता चला कि हम्म। कुछ लोग जा रहे हैं दौड़ने के लिए, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए दौड़ने के लिए जा रहे हैं, और पता चला कि एक लड़का जा रहा है तो उसके पीछे पीछे उसके ग्रुप के सारे लड़के बोला अच्छा वो जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं। ठीक है। कुछ लोग नहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर रहता है, वो लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारा वो दोस्त जा रहा है नौकरी के लिए जा रहा है, ठीक है, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, और पता चलता है वो भी जाता है। फिर कुछ क्या होता है, मतलब इसी एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का उनमें सिलेक्शन भी हो जाता है। लाइफ में उनका गोल अलग था, उनका गोल था अच्छा। ग्रेजुएशन करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन एक छोटा गोल बीच में आया, एक छोटा जॉब या कुछ भी, आर्मी के जॉब को मैं ऐसे छोटा नहीं कहूंगा लेकिन सैलरी वाइज मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा गोल गोल आया और लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एक कहने का मतलब है कि एक देखा देखी में कि वो चीज, वो इस चीज का फॉर्म भर रहा है तो मैं भी इस चीज का फॉर्म भरूंगा, एक पहलू ये ओके। हुआ। और दूसरा पहलू ये हुआ कि पहले से ही ये डिटर्मिनेशन है कि मुझे, चूंकि ये चीज करना है, सपोज साइंटिस्ट बनना है या लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो लेक्चरर बनने के लिए मुझे में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे में क्या क्या होना चाहिए, उस चीजों को मैं निखारते चला जाऊंगा और निखारते निखारते वहां पे पहुंचूंगा। तो अगर कोई लोग मेरे से पूछने के लिए आता है पीएचडी करना है किस सब्जेक्ट में करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन आदमी को खुद लेना चाहिए। ठीक है। और एक बार जब ये फिक्स हो जाए कि क्या करना है उसको लाइफ में, तो उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स है उसको अडेप्ट करना चाहिए। सभी में स्किल्स माँ के पेट से ही नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल कि स्किल्स को हासिल करके उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन मेरा मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि पीएचडी एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जो हमें ज्वाइन करने से पहले बहुत कम पता होता है कि इतना स्ट्रगल होने वाला है, इतना संघर्ष होने वाला है। तो ये जब आप अपने जूनियर्स को बताते हैं, हम्म। तब वो वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैसे होता है कि पीएचडी क्या प्रोसेस है? तो ये आप किस तरीके से करते हैं या करना चाहेंगे? तो इस सिचुएशन में मेरे से अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं उसे दोनों पहलू के बारे में बताता हूँ कि अगर तुम्हारे जो भी एक्सपर्टीज हैं वो इस चीज से मैच करते हैं तो तुम पीएचडी करो, पीएचडी के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में भी जान लो, और ये चीज कहीं ना कहीं फेस करना है। और मुझे लगता है कि पीएचडी में जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, वो एक तरह से ठीक है। एमएससी तक हम लोग जनरली अपने घर पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग पीएचडी न करके अगर किसी प्राइवेट जॉब में भी जा रहे होते, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे होते, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आता। डिप्रेशन हर जगह है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह दबाव है, हर जगह प्रेशर है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीएचडी में ही प्रेशर है। तो मैं पीएचडी के प्रेशर को देख करके अगर किसी को सलाह दे दूं कि तुम पीएचडी मत करो, ठीक है, तुम किसी कैट की तैयारी करो, मैट की तैयारी करो, एमबीए करो और कहीं जाकर के जॉब कर लो, प्रेशर तो वहां पे भी आएगा। लेकिन कभी ना कभी किसी फेज में आपको प्रेशर को झेलने सीखना होगा, चाहे वो आज का पीएचडी हो या चाहे कल का जॉब हो। ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास प्रेशर नहीं होता है। आप अगर चारों तरफ सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कई कई फैकल्टीज भी जो होते हैं वो भी फैकल्टी पोजीशन पाने के बाद भी खुश नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर झेल रहे हैं। तो प्रेशर झेलना है सबको, आज न झेले तो कल झेलेंगे, लेकिन झेलेंगे। तो इसीलिए ये भी कहना कि तुम प्रेशर की वजह से पीएचडी मत करो, ये कहना गलत होगा। जी। अच्छा। ओके। ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप दोनों दोनों नजरिए बताते हैं कि पैशन भी होना चाहिए लेकिन स्ट्रगल्स भी है, तो ये भी पता कर लो शुरू करने फैमिली से की पहले। और ये मुझे लगता है फैमिली बहुत की जरूरी है एज अ सीनियर बताना। मैं एक लाइन मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे हम कि फैमिली की जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना भी बहुत बड़ा प्रेशर वाला काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत पते की बात की आपने। जी। लेकिन इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम शादी मत करो, जी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत परिवार ही मत बनाओ। जी। तो वहां यहाँ पे लेकिन एक टर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया जाएगा तो प्रेशर कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाया जाएगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जी।
जी, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तरीके से अगर मैं सारांश में कहना चाहूँ आपकी बात, तो पैशन होना चाहिए, करने की जिद होनी चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए। जिद बहुत मेंटल जरूरी स्ट्रगल्स है। होंगे, फिजिकल स्ट्रगल्स होंगे, उन पर उनके साथ निभाना आना चाहिए, उनके साथ लड़ना आना चाहिए। और अल्टीमेटली जब आप एक सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब जैसे आपने कहा कि खुद का काम खुद के हाथों में लेना चाहिए, तभी अल्टीमेट हम गोल, जो पीएचडी का गोल है, वो पार कर पाएंगे। जी हाँ, जिद होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, और जो भी असुविधाएं आ रही है, जो भी संकट आ रहे हैं, उनसे लड़ने का हौसला भी होना चाहिए। जी, आखिर में, सबसे आखिर में, हमने बहुत थरली बात की, पूरे प्रोसेस की, आपकी स्टोरी सुनने की बात की। एक लाइटर नोट पे छोड़ने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मजे वाले या फनी किस्से याद हैं आपको पीएचडी में, जो याद करके आप आज भी हंस देते हैं, या आपको मजा आता है उनको, उन किस्सों को याद करके? ऐसा कोई किस्से हैं प्रोसेस में? एक्सपेरिमेंट वाले किस्से की बात कर रहे हैं आप, या पीएचडी में जो लैबमेट्स लोग के साथ या फिर बाकी दोस्तों के साथ होते हैं वैसे किस्से? नहीं, पीएचडी के किस्से की, कोई एक्सपेरिमेंट हो, या कुछ किसी कलीग के साथ किसी विषय पर बात हो रही हो, और उस टाइम कुछ बड़ा फनी सा हो जाता है, और आज भी आपको हंसी आ जाती है कि ऐसा हुआ था उस टाइम। हाँ, एक्चुअली बहुत सारे किस्से हैं। एक बार मैं एगारोज जेल रन कर रहा था और मेरा जेल रन ही नहीं हो रहा था। 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये जेल रन क्यों नहीं हो रहा है। बाद में मैंने ध्यान दिया तो देखा कि मैंने वो जो सेलो टेप होता था जो जेल कास्ट करते समय, मैंने उसे नहीं हटाया था। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसके कारण मुझे हंसी आती है सोच सोच करके। और जनरली लैब में बहुत सारे किस्से हुए हैं कलीग्स के साथ, जो याद कर करके अच्छा लगता है और हंसी भी आती है। जैसे हम लोगों ने लैब में हम लोग जो लैबमेट्स है डॉक्टर मृता हाजिर लैब में, यामिनी, रूपाली, अतिक, पहले प्रथमेश, मृत्युंजय भी थे जो कि अभी पीएचडी के लिए जा चुके हैं। तो हम लोगों ने एक नया रिसर्च लैंग्वेज पे करना शुरू किया है। ठीक है, जो कि स्पोनरिज्म है। स्पोनरिज्म वैसे होते हैं जब दो वर्ड स्वैप कर जाते हैं और एक नया तरह का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो जी। कभी मैं आपको डिटेल्स में स्पूनरिज्म के बारे में बताऊंगा, या आप लोग भी गूगल सर्च कर सकते हैं। लैब में हमारे स्पूनरिज्म के बहुत बड़े बड़े किस्से होते ही रहते हैं, और ये भी जब भी याद आते हैं हम लोगों को अच्छा लगता है। जैसे एग्जाम्पल सभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको फिर कभी। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत। आपने आप दिल खोल के बात की आज, और आपकी पीएचडी की स्टोरी बताने की कोशिश की। आई एम श्योर मुझे मुझे तो बहुत मजा आया। जो भी दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत मजा आया होगा। पता चल रहा है कि क्या क्या जरूरी है पीएचडी के लिए, और यही कोशिश रहेगी हमारी कि हर एक पीएचडी से ऐसी स्टोरीज निकाले कि जिससे पता चले कि ये स्टोरी, ये प्रोसेस, ये जो डिग्री हम लोग बहुत शान से कहते हैं कि ये बहुत बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री है एकेडमिया में, वो पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जी जलाना पड़ता है, कितने एड़ियां घिसनी पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बड़ी खूबसूरती से, बड़े प्यार से हमसे ये स्टोरी शेयर की। और आपसे तो बात होती रहेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन होने के लिए। आपको भी धन्यवाद अमोक जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। आपको भी शुभकामनाएं, आपका ये शो ऐसे ही प्रगति करता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हम यशवंत जी से बात की उनके पीएचडी के स्टोरी के बारे में। ऐसी ही अलग अलग नायाब स्टोरीज हम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे, मैं और मेरी दोस्त सुकन्या। तो बने रहिए इस शो के साथ, और फीडबैक जरूर भेजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे शुरुआत में, उसके लिए फिर से क्षमा चाहता हूं मैं। फीडबैक जरूर भेजिए। और अंत में मैं कुछ गुलजार साहब की एक शायरी पेश करना चाहूंगा कि याद रखना, सपने तुम्हारे हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्ही को करना होगा। ना ही
लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही हालात। तो इसी नोट पर आज के लिए अलविदा कहता हूँ। खुशियां बांटते रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को खुश रखिए, और दुनिया में जो भी हो रहा है उसके बावजूद बस बने रहिए। अलविदा। Philosophical drama of PhD. Philosophical drama of PhD. Philosophical drama of PhD.